इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। केमिस्ट्री एनिमेशन के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और याद रखिए कि बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इवेपोरेशन। चलिए जानते हैं इवेपोरेशन क्या है। स्पॉन्टेनियस स्केप ऑफ द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड सरफेस इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। याद रखें कि इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं और गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवेपोरेशन का प्रोसेस तमाम टेम्परेचर पर मुमकिन है जब वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि लिक्विड स्टेट है, मींस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और ऊपर जो है वो वाटर वेपर स्टेट या गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब कभी लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके एज अ रिजल्ट वेपर्स में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। याद रखें कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हमेशा लिक्विड की सरफेस पर होता है। मींस यहाँ पर जो लिक्विड की सरफेस है, इवेपोरेशन सिर्फ यहाँ पर होगी और नीचे की जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होगी। अब होता क्या है, यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से ये सरफेस पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ डायग्राम में लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे मौजूद होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जबकि अगर आप लिक्विड के सरफेस के मिड में देखें तो यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ऐसा क्यों है? आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में ये सेंटर में मैंने ब्लू कलर का लिक्विड का मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर फोर साइड से यहाँ फोर्सेस जो हैं अप्लाई हो रही हैं इस मॉलिक्यूल पे। ये जो रेड एरो फोर साइड पर है यहाँ पर मिड ऑफ लिक्विड में, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पर मिड में फोर साइड से अप्लाई हो रही है। मीन्स चारों साइडों से इस मॉलिक्यूल को दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर लिक्विड के जो मिड में होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। जबकि हम अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें लिक्विड की, तो यहाँ पर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर से मैंने लिक्विड का मॉलिक्यूल आपको शो किया है और ये 3 एरोज बता रहे हैं कि यहाँ लिक्विड की जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर 2 साइड से भी यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर आ रही है और नीचे की तरफ से भी दूसरा मॉलिक्यूल इसको पुल कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर जो लिक्विड की सरफेस पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऊपर की तरफ से इसके कोई फोर्स इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही, ठीक है। यही वजह है कि जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज कंपेयर टू द मिड ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। अब होता क्या है इवेपोरेशन के प्रोसेस में कि हमें मालूम है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनको हाई एनर्जी मिलती है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और एज अ रिजल्ट वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में या वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें मालूम है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलिजन करते हैं। जब हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल कोलाइड करता है लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ, एज अ रिजल्ट वो पार्ट ऑफ अपनी एनर्जी जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल को। और यहाँ पर लिक्विड के सरफेस की मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फोर्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऑलरेडी यहाँ पर लिक्विड की सरफेस पे याद रखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा या ओवरकम कर देगा और एज अ रिजल्ट ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वजह है कि इवेपोरेशन जो है हमेशा लिक्विड की सरफेस पर होती है। इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग। याद रखें कि जब कभी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है डेफिनेटली वहाँ कूलिंग इफेक्ट ज़रूर प्रोड्यूस्ड होता है। किस तरीके से इवेपोरेशन के प्रोसेस के साथ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, चलें इसे जानते हैं। हमें मालूम है कि जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को या एब्जॉर्ब करते हैं, एज अ रिजल्ट वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं? याद रखें कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इनके दरमियान कोलिजन होती रहती है, मींस ये एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है। अब इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक अपना पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। यहाँ पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को ये अपना पार्ट ऑफ एनर्जी जब ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसने अब यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। कहाँ से है एब्जॉर्ब कर लिया है? नीचे जो सरफेस के नीचे के मॉलिक्यूल था जिसने उसको हिट किया, उससे उसने पार्ट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, याद रखिए, ठीक है। जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल की तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन जो नीचे के मॉलिक्यूल्स थे जिसने उसको हिट किया उसकी अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। याद रखिए कि जब हमारे पास ये जो नीचे के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये जब हिट करते हैं तो ये अपनी एक पार्ट ऑफ एनर्जी जो है ट्रांसफर करते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर जो नीचे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, याद रखें कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। और आपको ये मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मींस जब कभी आपके पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली वहाँ टेम्परेचर भी कम होगा, और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली इंक्रीज होगा। यहाँ यही वजह है कि हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। यही वजह है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। यहाँ हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन पर असरअंदाज होते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखें कि जब कभी मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो कम होगा, और जब कभी मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। इससे हमें मालूम होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इवेपोरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है या स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर हमारे पास इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम है, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि देखिए रेड एरो से डिनोट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो गया है, जैसे कि ईथर में है, ठीक है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेहतर तौर पर समझने के लिए यहाँ पर एग्जांपल ली है। फर्स्ट है हमारे पास वाटर जो कि मैंने एक ग्लास में रखा हुआ है, सेकंड है ईथर, इसे भी आप एक सेम ग्लास में डाल दें। क्या देखेंगे, वाटर को भी हमने रखा, ईथर को भी रखा। एक घंटे बाद हमने देखना है कि वाटर इवेपोरेट ज़्यादा हुआ या ईथर ज़्यादा इवेपोरेट हुआ। आप देखेंगे कि वाटर जो होगा
उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पर ग्लास से वाटर इवेपोरेट हुआ होगा। जबकि दूसरी तरफ जो ग्लास में हमने ईथर डाला है तो वो ये हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो ईथर गायब होगा। ईथर की एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ से नेल पॉलिश रिमूवर जो कि हर घर में मौजूद होता है, आप वो इस ग्लास में डाल दें। आप देखेंगे कि जब 1 घंटा गुजरेगा तो ऑलमोस्ट वो सारा का सारा ईथर जो होगा या आपके पास जो नेल पॉलिश रिमूवर होगा वो इवेपोरेट हो गया होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? दर हकीकत जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ईथर। यही वजह है कि यहाँ पर वाटर में रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू ईथर। जबकि ईथर में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हाई है। यही वजह है कि हम ईथर जो है ये वोलेटाइल होता है नेचर में, मीन्स ये इजीली उड़ जाता है, जबकि वाटर जो है वो नॉन वोलेटाइल है, वो उड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इवेपोरेशन जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को वो है टेम्परेचर। याद रखें कि टेम्परेचर और रेट ऑफ इवेपोरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कभी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा। जब कभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। चलें इसे बेहतर तौर पर जानते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। दर हकीकत जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इजीली इंक्रीज हो जाती है, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी सरफेस के मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है जल्दी जल्दी से, तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलता है कि वो सरफेस पे आए और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। इसी वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी तेज़ी से इंक्रीज होती है और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलता है कि वो सरफेस पे आए और इजीली वो इवेपोरेट होते जाएं। ठीक है, जबकि जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जो है सरफेस के उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और उन्हें टाइम लगता है कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएं और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। यही वजह है कि टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज होता है। थर्ड फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ एवेपोरेशन को वो है सरफेस एरिया। याद रखें कि सरफेस एरिया और रेट ऑफ एवेपोरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जब कभी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और जब कभी सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम होगा। चलें इसी को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक तरफ आप एक ग्लास में पानी ले लें और दूसरी तरफ इस ग्लास जितना पानी आप ज़मीन पर डाल दें। क्या देखते हैं कि कौन सा पानी ज़्यादा जल्दी या तेज़ी से इवेपोरेट करता है? 1 घंटा हमने पानी को छोड़ दिया, ग्लास में भी और ज़मीन पर भी। घंटे बाद हम देखते हैं कि ग्लास का पानी जो है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में कम हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जो पानी हमने फर्श पर डाला था वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। वजह क्या है? दर हकीकत ग्लास का सरफेस एरिया बहुत कम था, जिसकी वजह से बहुत कम मॉलिक्यूल्स को चांस मिला कि वो सरफेस पर आएं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। यही वजह है कि ग्लास में सरफेस एरिया कम होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम था। दूसरी तरफ जो हमने फर्श पर पानी डाला वहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा चांस मिला कि वो सरफेस पर आएं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास सरफेस एरिया जो है हमारे फ्लोर का काफ़ी ज़्यादा था और ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ने अपनी सरफेस पर आने के बाद काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ किया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए। यही वजह है कि फ्लोर पर सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन काफ़ी फास्ट है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ग्लास। फोर्थ फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को वो है विंड। मीन्स जितनी तेज हवा चल रही होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी होगा। इससे हमें ये मालूम होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और विंड स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जब कभी विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा और जब कभी विंड की स्पीड कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। ऐसा क्यों है? इसे जानने के लिए हम अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। जब कभी हवा चल रही हो और आपने अपने धुले हुए कपड़े बाहर फैलाए होंगे तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके कपड़े बहुत इजीली ड्राई हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत जब हवा चलती है तो कपड़ों पर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेटिंग मॉलिक्यूल्स को ये विंड अपने साथ लेकर जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलता है कि वो सरफेस पर आएँ और इवेपोरेट हो जाएं। ठीक है, यही वजह है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के। यहाँ पर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करेगा। वो है वाटर इन द अर्थन पॉट। गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो मिट्टी के मटके होते हैं उसमें पानी ठंडा रहता है, जबकि अगर आपके घर में स्टील का मटका हो तो वहाँ पर पानी जो है वो ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत मिट्टी का जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे कंटिन्यूसली इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है और इस इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप लोहे का या स्टील का मटका यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसमें सुराख मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस उस मटके में नहीं हो रहा होता और वो पानी गर्म रहता है। चलिए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से मिट्टी के मटके में इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी के मटके के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स, हम जानते हैं वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे ही अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस मटके के सुराखों के ज़रिए बाहर निकलते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो मटके के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और इस तरीके से जो मिट्टी के मटके के अंदर का पानी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होती है, यही वजह है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी मिट्टी के मटके के अंदर कम हो जाने की वजह से पानी ठंडा होता है। ठीक है, याद रखें कि मिट्टी के मटके में एवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है, यही वजह है कि यहाँ पर पानी ठंडा रहता है। जबकि अगर हम स्टील की या लोहे का मटका लेते हैं या प्लास्टिक का मटका लेते हैं तो यहाँ पर पानी गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इस स्टील में या लोहे में सुराखें मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ पर इवेपोरेशन ना होने की वजह से वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होता बल्कि वो बढ़ता जाता है और वो पानी गर्म रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन की, वो है स्वेटिंग।
गर्मियों में पसीना तो हम सबको ही आता है, लेकिन जब इस पसीने पर हवा लगती है तो ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों मुमकिन है? दर हकीकत जो पसीने के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ताकि वो अपने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यही प्रोसेस यहाँ हो रहा होता है कि हमारे पसीने के मॉलिक्यूल्स अपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमारी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। यही वजह है कि हमारे पास इस इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से कूलिंग इफेक्ट हम फील करते हैं। ठीक है, अब ये जो पसीने के मॉलिक्यूल्स हैं, इसने हमारी स्किन से, नोट करें यहाँ पर, हमारी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब किया है। और हमें मालूम है कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। यही वजह है कि हमारी स्किन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और हम कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन की, जो है स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर और रूफ। गर्मियों में हम सब अपने फर्श या छत पर पानी का छिड़काव तो करते हैं ताकि उन्हें ठंडा रख सकें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा फर्श या छत जो है पानी के छिड़काव से क्यों ठंडक महसूस करता है? दर हकीकत जब हमारा फर्श या छत गर्म होते हैं तो वहां पर जैसे ही पानी पड़ता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उस फर्श से या छत से, जिसकी वजह से लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। यही वजह है कि जब कभी गर्मियों में, सख्त गर्मी में हम फर्श या छत पर पानी डालते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो तमाम का तमाम पानी गायब हो जाता है, क्योंकि दर हकीकत यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने की बात यह है कि जैसे ही ये वाटर गायब होता है तो याद रखें कि हमारा फर्श या छत वहाँ पर ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो फर्श होता है या छत होता है उनसे हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन जो हमारे पास फ्लोर है या रूफ है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और हमें मालूम है कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोर है या रूफ है उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि उससे एब्जॉर्ब की है हीट किसने? वाटर के मॉलिक्यूल्स ने। यही वजह है कि हमारे पास जो रूफ है या फ्लोर है उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चलें जानते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि हमारे पास टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब ये वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पर हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric or the external pressure is called the boiling point. मीन्स कि वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पर हमारी बॉइलिंग लिक्विड की स्टार्ट हो जाती है। चलिए जानते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट।
याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर ये दोनों वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मींस एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का डिक्रीज होगा। ठीक है, याद रखें कि जब कभी हमारे पास फर्स्ट डायग्राम को आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज है यहाँ पर, तो इस केस पे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत एक्सटर्नल प्रेशर जब हमारे पास कम होगा तो लिक्विड को कम अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी कि वो इक्वलाइज करे अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के। यही वजह है कि बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। लेकिन सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है तो लिक्विड के जो वो ज़्यादा अमाउंट में उसे हीट रिक्वायर्ड होती है कि वो इक्वलाइज करे अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के। यही वजह है कि जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर हम सब अपने घरों में क्यों इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली हमारे घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल गोश्त को गलाने के लिए होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी डेचकी में गोश्त को गलाते हैं तो हमारे पास 2 या 3 घंटे लगते हैं, जबकि प्रेशर कुकर में जब हम गोश्त को गलाते हैं तो हार्डली 20 to 25 मिनट्स हमारे यूटिलाइज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल कर ले कि हमारे पास जब कभी प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इनसाइड द कंटेनर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, तो याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाती है। यही कुछ जो है प्रेशर कुकर में हो रहा है। दर हकीकत प्रेशर कुकर जो है एक क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर जो है प्रेशर को जैसे ही हम हीट जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर की जब अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो अब जो लिक्विड मीन्स वाटर हमने डाला हुआ है गोश्त को गलाने के लिए कुकर के अंदर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि वो अपना जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको इक्वल कर ले प्रेशर के जो कि कुकर के अंदर डेवलप है। ठीक है, यही वजह है प्रेशर कुकर के अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और तेज़ी से हमारे पास जो मीट है उसको गला देता है। यहाँ बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप की, और अगेन यहाँ एग्जांपल लेते हैं डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वैक्यूम डिस्टिलेशन की। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, हमारे पास प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है और हम जानते हैं कि जब हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है ये मोस्टली ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन है जो कि अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर दिया जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज़ के साथ और ग्लिसरीन को अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो है रिकवर कर लिया जाता है। What is the boiling point of water at the top of the Mount Everest? जी, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है उसके टॉप पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा?
हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है और याद रखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, मींस बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता। यही वजह है कि अगर हम टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक हमारे पास है 255 टॉर। ठीक है, यही वजह है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की हम बात करते हैं तो टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 71 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों है? क्योंकि टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। चलिए जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा सी लेवल पर। सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 टॉर है। यही वजह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम कंपेयर करें सी लेवल पर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट के साथ, तो आप देख सकते हैं कि टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 255 टॉर, जो कि कम था सी लेवल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो कि 760 टॉर है। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जो बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का वो 71 डिग्री सेल्सियस था, जो कि कम है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेहतर तौर पर जान चुके होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाता है जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है चेंज होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सेम रहेगा। जैसे ही हम हाई हिली एरियाज में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। Don't forget to like, share and subscribe my channel Digital Chemistry.